नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, क्लिनिकल रिसर्च एथिक्स। जी नमस्कार। ये विषय वाकई बहुत जरूरी है, खासकर आज के दौर में। हाँ, मतलब रिसर्च में क्या सही है, क्या गलत है, इसकी पैमाने। और ये जानना उन स्टूडेंट्स के लिए तो और भी जरूरी है जो इस फील्ड में कदम रख रहे हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि आज हम जिन नैतिक नियमों को देखते हैं वो यूं ही नहीं बन गए। उनके पीछे एक लंबा और कभी-कभी काफी दर्दनाक इतिहास है। गलतियां हुई हैं जिनसे हमने सीखा है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो भी यही बताती है, इसका इतिहास, इसके सिद्धांत और आज की चुनौतियां। खासकर अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो आज हमारा मकसद है इस फील्ड की नैतिक बुनियाद को समझना। और ये भी समझना कि एक रिसर्चर होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं, जो लगातार बनी रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझना जरूरी है कि एथिक्स के ये नियम पहले से सोचे समझे नहीं थे, बल्कि अक्सर भयानक घटनाओं के बाद रिएक्शन के तौर पर बने। हाँ, जैसे अब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी डॉक्टरों ने जो किया, बिल्कुल वो तो दहला देने वाला था। बिल्कुल। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बंद कैदियों पर उनकी मर्जी के बिना सोचिए कैसे कैसे प्रयोग किए गए, जैसे बर्फीले पानी में डालकर ये देखना कि इंसान कब तक जिंदा रह सकता है। या फिर कम हवा के दबाव में उनकी हालत देखना, या जानबूझकर उन्हें घातक बीमारियां देना, जी, सिर्फ ये स्टडी करने के लिए। उन बेचारों के साथ मतलब जानवरों से भी बुरा बर्ताव हुआ। न कोई जानकारी दी, न कोई सहमति ली, बस चीजों की तरह इस्तेमाल किया। भयानक दर्द, स्थायी अपंगता और अक्सर मौत, यही नतीजा होता था उनके लिए। और फिर आया न्यूरनबर्ग ट्रायल 1946-47 में। डॉक्टर्स ट्रायल भी कहते हैं इसे। इसी मुकदमे ने दुनिया के सामने इन जुल्मों को रखा। और विडंबना देखिए कि नाजी जर्मनी में जानवरों की सुरक्षा के लिए बाकायदा कानून थे, पर इंसानों पर ऐसे वहशी प्रयोग हो रहे थे। यही से मतलब इसी ट्रायल के बाद न्यूरनबर्ग कोड 1947 सामने आया। ये शायद रिसर्च एथिक्स का पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज माना जाता है। जी। और न्यूरनबर्ग कोड का जो सबसे बड़ा संदेश था वो था वॉलंटरी कंसेंट, यानी रिसर्च में भाग लेने वाले की मर्जी, उसकी पूरी रजामंदी, बिना किसी दबाव, धोखे या जबरदस्ती के। ये परम आवश्यक है। आज ये बात हमें बहुत सामान्य लगती है, पर उस वक्त ये एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। कोड में 10 सिद्धांत थे। सहमति तो थी ही, साथ में ये भी कि प्रयोग समाज के लिए फायदेमंद हो, पहले जानवरों पर टेस्ट हो चुका हो, बेवजह तकलीफ न दी जाए। और प्रतिभागी जब चाहें प्रयोग से हट सकें बिना कोई कारण बताए, ये भी बहुत जरूरी था। जी हाँ, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी थी। ये कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता था शुरुआत में। अच्छा, तो फिर इसका असर कैसे हुआ? शुरुआत में तो आप देखिए, मेडिकल जगत के कुछ लोगों ने इसे ये कहकर खारिज भी किया कि ये तो भाई नाजी डॉक्टरों जैसे वैशी लोगों के लिए है, हम सभ्य डॉक्टरों के लिए नहीं। अरे, हाँ, लेकिन इसकी अहमियत ये है कि अपनी इन कमियों के बावजूद ये आने वाले तमाम एथिकल कोड्स का एक तरह से प्रोटोटाइप बन गया। इसने सहमति को नैतिक रिसर्च की बुनियाद बना दिया। ठीक है, न्यूरमबर्ग कोड आ गया, पर क्या ये काफी था? क्योंकि भयानक चीजें तो इसके बाद भी हुई हैं ना, जैसे अमेरिका की टस्कीगी सिफिलिस स्टडी। ओ टस्कीगी, हाँ, वो तो एक बहुत ही शर्मनाक अध्याय है। 1932 में शुरू हुई और सोचिए 1972 तक चली। पूरे 40 साल। 40 साल? क्या था ये? इसमें करीब 600 गरीब अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों को शामिल किया गया। इनमें से लगभग 400 को सिफिलिस था, पर उन्हें कभी बताया ही नहीं गया कि उन्हें कौन सी बीमारी है। क्या? तो फिर उन्हें स्टडी में क्यों रखा? उन्हें बस ये कहा गया कि उनके खराब खून यानी बैड ब्लड का मुफ्त इलाज चल रहा है। सरासर धोखा था ये। तो सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें जानबूझकर अंधेरे में रखा गया। यहाँ तक कि स्पाइनल टैप जैसी दर्दनाक प्रक्रिया को भी स्पेशल फ्री ट्रीटमेंट बताकर किया गया। ये तो बहुत ही भयानक है। और सुनिए, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, 1940 के दशक में पेनिसिलिन आ चुकी थी, जो सिफिलिस का पक्का इलाज थी, लेकिन इन लोगों को जानबूझकर वो इलाज नहीं दिया गया। क्यों? ऐसा क्यों किया? क्योंकि रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि अगर सिफिलिस का इलाज नहीं किया जाए तो बीमारी कैसे बढ़ती है, उसका प्राकृतिक फलाव क्या होता है। हे भगवान, मतलब इंसानों की जान की कीमत पर रिसर्च। जी। और ये सब तब रुका जब 1972 में ये बात मीडिया में लीक हो गई। तब जाकर ये अनैतिक स्टडी बंद हुई। तो ये केस दिखाता है कि सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय कोड बना देना ही काफी नहीं है। जब तक देश के अपने कानून, अपनी निगरानी व्यवस्था और संस्थाओं की जवाबदेही तय न हो, अब तक ऐसी भयानक चीजें हो सकती हैं, वो भी अमेरिका जैसे देश में। बिल्कुल, और टस्कीगी कांड का ही सीधा नतीजा था
कि अमेरिका में 1974 में नेशनल रिसर्च एक्ट पास हुआ और बेलमोंट रिपोर्ट लिखने के लिए एक कमीशन बनाई गई। ये एक बड़ा मोड़ था। इसी दौर में एक और कहानी है, हेनरिएटा लैक्स की। 1951 की बात है ये। हाँ, हेनरिएटा लैक्स। उन्हें सर्वाइकल कैंसर था और इलाज के दौरान उनकी बिना जानकारी या सहमति के उनके ट्यूमर से कुछ सेल्स लिए गए। और फिर क्या हुआ उन सेल्स का? बाद में पता चला कि ये सेल्स लैब में अमर हैं। मतलब वो लगातार बढ़ते रहते थे, मरते नहीं थे। उन्हें नाम दिया गया हीला सेल्स। हाँ, मैंने सुना है हीला सेल्स के बारे में। इन्होंने तो मेडिकल रिसर्च में क्रांति ला दी थी। जाहिर है, पोलियो वैक्सीन बनाने में, कैंसर रिसर्च में, जेनेटिक्स में अनगिनत जगहों पर इनका इस्तेमाल हुआ। अरबों डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी हो गई इन सेल्स पर। लेकिन हेनरिएटा लैक्स के परिवार का क्या, उन्हें कुछ पता था? सालों तक उन्हें कुछ पता ही नहीं था। न उन्हें कोई पहचान मिली, न कोई आर्थिक मदद। वो वैसे ही गरीबी में जी रहे थे, जबकि उनकी माँ के सेल्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे थे। ये तो अन्याय है। बिल्कुल। और ये कहानी आज भी बहुत प्रासंगिक है। जब हम बायो सैंपल के इस्तेमाल, सहमति, प्राइवेसी और रिसर्च के फायदों के बंटवारे जैसे मुद्दों पर बात करते हैं, तो हेनरिएटा लैक्स की कहानी याद आती है। और एक और त्रासदी थी थैलिडोमाइड की, लेट 50s अर्ली 60s में। थैलिडोमाइड, हाँ, ये दवा गर्भवती महिलाओं को नींद और मॉर्निंग सिकनेस के लिए दी गई थी। कंपनी ने दावा किया था कि ये पूरी तरह से सेफ है। लेकिन ऐसा था नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। हालांकि अमेरिका की FDA ने इसे अप्रूव नहीं किया था, फिर भी ये कई देशों में बिकी और अमेरिका में भी क्लिनिकल ट्रायल्स में इस्तेमाल हुई, अक्सर बिना पूरी जानकारी या सहमति के। और नतीजा भयानक निकला। हाँ, हजारों बच्चे गंभीर जन दोषों के साथ पैदा हुए। फोकोमेलिया, जिसमें हाथ पैर ठीक से विकसित नहीं होते। जी। इस हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और अमेरिका में इसका सीधा असर हुआ 1962 के केफोवर-हैरिस अमेंडमेंट्स के तौर पर। इसमें क्या खास था? दवा कंपनियों को मार्केट में दवा लाने से पहले FDA को न सिर्फ ये साबित करना होगा कि दवा सुरक्षित है, सेफ है, बल्कि ये भी कि वो असरदार, इफेक्टिव है। अच्छा, इफेक्टिवनेस भी साबित करनी होगी। हाँ, यहीं से आज का जो हम मल्टी फेज क्लिनिकल ट्रायल सिस्टम देखते हैं, उसकी नींव पड़ी। तो आप देखिए, इन सारी घटनाओं ने ये एकदम साफ कर दिया कि सिर्फ डॉक्टरों की नैतिकता पर भरोसा करना काफी नहीं है। हमें सख्त नियम और एक मजबूत निगरानी व्यवस्था चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। इन हादसों के बाद दुनिया भर में ये जरूरत महसूस हुई कि भाई कुछ ठोस नियम कायदे होने चाहिए। और इसी सिलसिले में 1964 में वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन WMA ने हेलसिंकी घोषणा जारी की। इसकी क्या अहमियत थी? हेलसिंकी घोषणा, आप कह सकते हैं, न्यूरम्बर्ग कोड का ही एक विकसित रूप था, जो खास तौर पर डॉक्टरों और मेडिकल रिसर्च पर केंद्रित था। इसका मूल सिद्धांत ये था कि मेडिकल रिसर्च में प्रतिभागी का कल्याण हमेशा हमेशा विज्ञान और समाज के हितों से ऊपर रहेगा। ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब इंसान पहले, विज्ञान बाद में। बिल्कुल। ये डॉक्टरों का जो मूल मंत्र है ना, पहले कोई नुकसान ना पहुंचाओ, प्रीमम नॉन नोसेरे, उसी का विस्तार था रिसर्च के क्षेत्र में। और इसने कुछ नई चीजें भी पेश की थी शायद। हाँ, इसने कई अहम बातें कहीं। जैसे पहली बार इसने स्वतंत्र नैतिक समीक्षा, इंडिपेंडेंट एथिकल रिव्यू की जरूरत पर जोर दिया। मतलब कोई भी रिसर्च शुरू करने से पहले एक निष्पक्ष कमेटी, जिसे आज हम IRB या एथिक्स कमेटी कहते हैं, उसे जांचेगी और मंजूरी देगी। अच्छा, ये IRB का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। जी। इसने ये भी साफ किया है कि इलाज के लिए की जाने वाली रिसर्च थेरेप्यूटिक और सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए की जाने वाली रिसर्च नॉन थेरेप्यूटिक में नैतिक तौर पर फर्क है। प्लेसिबो के इस्तेमाल पर भी इसने नियम कड़े किए। प्लेसिबो पर क्या कहा? हाँ, कि अगर किसी बीमारी का कोई असरदार इलाज पहले से मौजूद है, तो आमतौर पर नई दवा की तुलना उसी मौजूदा इलाज से करनी चाहिए, न कि प्लेसिबो यानी नकली दवा से। हाँ, कुछ खास परिस्थितियों में छूट हो सकती है, पर नियम यही बना। और ये भी सुना है कि ये समय के साथ अपडेट होती रही है। हाँ, बिल्कुल। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसमें कई बार संशोधन हुए हैं, जैसे 2013 में, और अभी 2024 में भी इस पर काम चल रहा है। नई चुनौतियां आती रहती हैं, डेटा प्राइवेसी, जेनेटिक रिसर्च, कमजोर आबादी पर रिसर्च, तो नियम भी बदलते रहते हैं। ये दिखाता है कि हमारी समझ धीरे धीरे गहरी हुई है। ठीक है। और फिर अमेरिका में टस्केगी के बाद आई बेलमोंट रिपोर्ट 1979 में। इसका क्या मकसद था? बेलमोंट रिपोर्ट का मकसद था रिसर्च एथिक्स के लिए एक साफ, सरल और एकजुट फ्रेमवर्क देना, जैसे कोई नैतिक कंपस हो। इसने 3 बुनियादी सिद्धांत दिए जो आज भी क्लिनिकल रिसर्च एथिक्स की दुनिया में नींव का पत्थर माने जाते हैं। आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये 3 सिद्धांत समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, बताइए कौन से हैं वो 3 सिद्धांत? पहला है व्यक्तियों का सम्मान,
रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स। इसका मतलब है हर इंसान को एक स्वायत्त ऑटोनोमस व्यक्ति मानना, उसकी अपनी सोच, अपनी पसंद का आदर करना। और जो लोग अपनी स्वायत्तता पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे बच्चे हैं या जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या कैदी हैं, उन्हें खास सुरक्षा देना। और इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ रिसर्च में? इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल मतलब है सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसमें 3 चीजें आती हैं: पूरी जानकारी देना, डिस्क्लोजर, ये पक्का करना कि सामने वाला समझ गया है, कॉम्प्रिहेंशन, और उसका फैसला पूरी तरह स्वैच्छिक हो, बिना किसी दबाव के। वॉलंटेरिनेस। ठीक है, ये हुआ पहला सिद्धांत। दूसरा है उपकारिता या भलाई, बेनिफिसेंस। इसके 2 मतलब हैं। एक, नुकसान न पहुंचाना, नॉन मालिफिसेंस, यानी कोशिश करो कि रिसर्च से कोई हानि ना हो। और दूसरा, फायदे को ज्यादा से ज्यादा करना और नुकसान को कम से कम रखना। मैक्सिमाइज बेनिफिट्स, मिनिमाइज हार्म्स। तो इसमें जोखिम और फायदे का आकलन करना होता होगा। बिल्कुल। रिसर्च शुरू करने से पहले एक व्यवस्थित तरीके से जोखिम और फायदे का विश्लेषण, सिस्टमैटिक रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह के संभावित जोखिमों को देखना होता है और उनकी तुलना प्रतिभागी और समाज को होने वाले संभावित फायदों से करनी होती है। और अक्सर नुकसान ना पहुंचाने वाले पहलू पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर असल में ये संतुलन बनाना ही सबसे मुश्किल काम होता होगा। हाँ, यही तो चुनौती है। और तीसरा सिद्धांत है न्याय। न्याय, इसका क्या मतलब है रिसर्च में? इसका मतलब है रिसर्च के बोझ, रिस्क्स, बर्डन्स और उसके फायदों, बेनिफिट्स का बंटवारा समाज में निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। सवाल यह है कि जोखिम कौन उठाएगा और फायदा किसे मिलेगा। अच्छा, जैसे सिर्फ गरीब या कम पढ़े लिखे लोगों को ही किसी जोखिम भरी स्टडी में शामिल करना अन्याय होगा। हाँ, ये तो उनका शोषण हुआ। बिल्कुल। और दूसरी तरफ किसी ग्रुप को, जैसे महिलाओं या अल्पसंख्यकों को, बिना किसी ठोस वैज्ञानिक कारण के रिसर्च के फायदों से वंचित रखना भी अन्याय है। तो न्याय का मतलब है निष्पक्षता, बोझ उठाने में भी और फायदे पाने में भी। तो ये 3 सिद्धांत, सम्मान, भलाई और न्याय, ये एक तरह से नैतिक दिशा दिखाते हैं। पर इनको जमीन पर लागू कौन करवाता है, कौन निगरानी रखता है? यहीं पर शायद एथिक्स कमेटियों का रोल आता है। एकदम सही। सिद्धांत बना देना एक बात, उन्हें लागू करवाना दूसरी। यहीं पर आती हैं इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स, IRBs या एथिक्स कमिटीज, ECs। इनका मुख्य काम ही यही है कि रिसर्च में भाग लेने वाले लोगों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा और उनके कल्याण की रक्षा की जाए। तो ये कमेटियां क्या करती हैं? ये रिसर्च को अप्रूव करती हैं। हाँ, ये रिसर्च प्रोटोकॉल को, सहमति फॉर्म को और दूसरी सभी संबंधित चीजों को बहुत ध्यान से जांचती हैं। ये तय करती हैं कि रिसर्च नैतिक रूप से सही है या नहीं। ये रिसर्च को मंजूरी दे सकती हैं, उसमें बदलाव करने को कह सकती हैं या उसे पूरी तरह नामंजूर भी कर सकती हैं। ये तो काफी पावरफुल है फिर। होनी भी चाहिए, क्योंकि ये प्रतिभागियों की सुरक्षा की आखिरी कतार है एक तरह से। ये हेलसिंकी घोषणा और अमेरिका के नेशनल रिसर्च एक्ट जैसे कानूनों की ही देन है। और इन कमेटियों में कौन लोग होते हैं? सिर्फ साइंटिस्ट और डॉक्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी बनावट ऐसी रखी जाती है कि इसमें अलग अलग नजरिए शामिल हों। इसमें वैज्ञानिक सदस्य होते हैं, लेकिन गैर वैज्ञानिक सदस्य भी होते हैं। संस्था के बाहर के सदस्य, जैसे समुदाय का कोई प्रतिनिधि, भी जरूरी होते हैं। अक्सर इसमें कानून के जानकार, समाज विज्ञानी या एथिक्स के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। भारत में भी ऐसा ही है? जी हाँ, भारत में ICMR की जो गाइडलाइंस हैं वो भी एक मिलीजुली कमेटी की सिफारिश करती हैं, जिसमें डॉक्टर, साइंटिस्ट, वकील, समाजशास्त्री, नीतिशास्त्री और एक आम आदमी, ले पर्सन का प्रतिनिधि भी शामिल हो। विविधता बहुत जरूरी है ताकि किसी एक नजरिए का दबदबा ना रहे। और इनका काम सिर्फ शुरू में मंजूरी देना होता है या बाद में भी ये नजर रखती हैं? नहीं, इनका काम लगातार चलता रहता है। शुरुआती समीक्षा के बाद ये चल रही रिसर्च की भी निगरानी करती हैं। कम से कम साल में एक बार समीक्षा जरूर होती है, कंटिन्यूइंग रिव्यू। अगर प्रोटोकॉल में कोई बदलाव किया जाता है, अमेंडमेंट, तो उसकी भी मंजूरी लेनी पड़ती है। और अगर रिसर्च के दौरान कोई गंभीर प्रतिकूल घटना, सीरियस एडवर्स इवेंट होती है, तो उसकी भी समीक्षा ये कमेटियां करती हैं। तो ये बेलमोंट के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल बनाती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे न्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए ये देखती हैं कि प्रतिभागियों का चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहा है या नहीं। सम्मान के सिद्धांत के लिए ये सहमति प्रक्रिया को जांचती हैं। भलाई के लिए ये रिस्क लाभ विश्लेषण को देखती हैं। लेकिन क्या कमेटी की मंजूरी ही काफी है? आखिर ये जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए,
कमिटी एक बहुत ज़रूरी सुरक्षा कवच है, लेकिन रिसर्च को नैतिक रूप से संचालित करने की अंतिम जिम्मेदारी हमेशा प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर पीआई की होती है और साथ ही उस संस्था इंस्टीट्यूशन की भी होती है जहां रिसर्च हो रही है। संस्था को एक ऐसा कल्चर बनाना होता है जहां एथिक्स को महत्व दिया जाए और आईआरबीसी स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। कभी-कभी संस्था के अपने हित भी रिसर्च पर असर डाल सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उस पर भी ध्यान देना होता है। चलिए अब कुछ आजकल की चुनौतियों और खासतौर पर भारत के संदर्भ पर आते हैं। एक बड़ा मुद्दा अक्सर उठता है प्लेसीबो के इस्तेमाल का। हाँ, प्लेसीबो डिलेमा, ये बहुत पेचीदा मसला है। एक तरफ तो प्लेसीबो कंट्रोल ट्रायल पीसीटी को साइंटिफिकली बहुत मजबूत माना जाता है पूर्वाग्रह कम करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी बीमारी का इलाज पहले से मौजूद है तो क्या किसी मरीज को प्लेसीबो देना यानी उसे असल इलाज से वंचित रखना नैतिक है? ये हेलसिंकी के सर्वोत्तम सिद्ध हस्तक्षेप वाले सिद्धांत से टकराता है। सही कहा आपने, ये एक बड़ा नैतिक संघर्ष है। आमतौर पर प्लेसीबो का इस्तेमाल तब ज्यादा उचित माना जाता है जब या तो उस बीमारी का कोई स्थापित प्रभावी इलाज मौजूद ही ना हो, या फिर प्लेसीबो देने से प्रतिभागी को कोई गंभीर या स्थायी नुकसान होने का खतरा न हो। जैसे मान लीजिए सिर्फ कुछ लक्षणों का अध्ययन हो रहा हो, या फिर एड ऑन स्टडी हो और उसके साथ कुछ को नई दवा दी जा रही है और कुछ को प्लेसीबो। कुछ खास मामलों में जहां प्लेसीबो का असर बहुत ज्यादा देखा जाता है, जैसे कुछ मानसिक बीमारियों में, वहां भी बहुत सावधानी और ठोस वैज्ञानिक कारणों के आधार पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी है पूरी पारदर्शिता और सूचित सहमति। प्रतिभागी को साफ पता होना चाहिए कि उसे प्लेसीबो मिल सकता है। और आज के डिजिटल युग में डेटा प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या? ये भी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, इतनी सारी हेल्थ इंफॉर्मेशन डिजिटल हो रही है तो प्राइवेसी यानी व्यक्ति का अपनी जानकारी पर अधिकार और कॉन्फिडेंशियलिटी यानी रिसर्चर की जिम्मेदारी कि वो जानकारी को सुरक्षित रखेगा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए कई तरीके हैं, डेटा को एनोनिमाइज करना, पहचान हटाना, कोडिंग, एन्क्रिप्शन, सुरक्षित डेटा स्टोरेज वगैरह। कानूनी ढांचे भी हैं जैसे हिपा अमेरिका में, या भारत में भी अब डेटा प्रोटेक्शन कानून आ गया है। और हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट भी एक मसला है। हाँ, COI भी एक बड़ा मुद्दा है। ये वित्तीय हो सकता है, जैसे किसी दवा कंपनी से रिसर्च के लिए पैसा मिलना या उनके शेयर होना। ये गैर वित्तीय भी हो सकता है, जैसे अपना नाम बनाने का दबाव या किसी खास थ्योरी को सही साबित करने की इच्छा। और ये संस्थागत भी हो सकता है, जैसा हमने पहले बात की। तो इसे कैसे संभाला जाता है? इसके 3 मुख्य तरीके हैं। डिस्क्लोजर यानी पूरी तरह बता देना कि क्या टकराव है, मैनेजमेंट मिटिगेशन यानी ऐसे कदम उठाना जिससे टकराव का असर कम हो, या फिर प्रोहिबिशन यानी उस काम से पूरी तरह हट जाना जिसमें टकराव हो। लेकिन मुश्किल यह है कि ये टकराव कई बार अनजाने में भी हमारे फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। अनकॉन्शियस बायस, ये एक फिसलन भरी ढलान हो सकती है। और सबसे बुरी स्थिति होती है रिसर्च में धोखाधड़ी की, जिसे रिसर्च मिसकंडक्ट कहते हैं। हाँ, ये सबसे गंभीर उल्लंघन है। इसे आमतौर पर FFP से समझाते हैं। F यानी फैब्रिकेशन, मनगढ़ंत डेटा बना लेना। दूसरा है फॉल्सिफिकेशन, असली डेटा में हेर फेर करना, उसे बदलना या कुछ हटा देना। और P यानी प्लेजरिज्म, किसी और के आइडियाज, प्रोसेस, नतीजे या शब्दों को बिना क्रेडिट दिए अपना बताकर इस्तेमाल करना। ये ईमानदारी से हुई गलती से अलग है ना? ये जानबूझकर किया जाता है। बिल्कुल, ये जानबूझकर की गई बेईमानी है और इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। ये वैज्ञानिक रिकॉर्ड को दूषित करता है, लोगों का विज्ञान और स्वास्थ्य सेवाओं से भरोसा उठता है। सोचिए MMR वैक्सीन वाले झूठे अध्ययन ने क्या असर डाला था। हाँ, टीके लगवाने की दर कम हो गई थी कई जगह। जी, और इससे रिसर्चर का करियर, संस्था की साख सब बर्बाद हो सकता है। तो फिर इस तरह की धोखाधड़ी को कैसे रोका जाए? ईमानदारी कैसे बनाए रखें? इसके लिए कई स्तरों पर काम करना होता है। सबसे पहले तो अच्छी ट्रेनिंग, जिसे जिम्मेदार अनुसंधान आचरण, रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च RCR कहते हैं। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अपने तरीके, अपना डेटा खुला रखना। संस्थाओं में साफ नीतियां होनी चाहिए और उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। और जो लोग गड़बड़ी की रिपोर्ट करते हैं, विसल ब्लोअर्स, उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। क्या इसमें सिस्टम का भी कोई दोष है, जैसे पब्लिश और पेरिश का दबाव? हाँ, कहीं ना कहीं ये दबाव भी एक भूमिका निभाता है। जब करियर आगे बढ़ाने के लिए लगातार पब्लिश करने का प्रेशर होता है तो कुछ लोग शॉर्टकट लेने या नतीजे घड़ने की तरफ जा सकते हैं। हमें उस कल्चर पर भी ध्यान देना होगा। चलिए अब खास तौर पर भारत की बात करते हैं। यहाँ अक्सर बढ़ी हुई भेद्यता,
एम्प्लीफाइड वल्नरेबिलिटी की बात होती है, इसका क्या मतलब है? बना सकते हैं, जैसे गरीबी, शिक्षा का निम्न स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच, सामाजिक पदानुक्रम, हायरार्की, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बना सकते हैं जहां लोगों के लिए अपनी मर्जी से न कहना मुश्किल हो या वो रिसर्च के जोखिमों को पूरी तरह समझ न पाएं। इसी को ध्यान में रखकर शायद ICMR ने अपनी नेशनल एथिकल गाइडलाइंस 2017 बनाई हैं। जी हां, ICMR की 2017 की गाइडलाइंस काफी विस्तृत और भारतीय संदर्भ को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। ये 12 मुख्य नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनमें जरूरत, एसेंशियलिटी, क्या ये रिसर्च वाकई जरूरी है, मर्जी, वॉलंटरीनेस, शोषण न करना, नॉन एक्सप्लॉयटेशन, सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जोखिम कम करना, रिस्क मिनिमाइजेशन, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जैसे सिद्धांत शामिल हैं। क्या इन गाइडलाइंस में कुछ ऐसी खास बातें हैं जो भारत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ, कई चीज़ें हैं, जैसे रिसर्च से जुड़ी चोट के लिए मुआवजा। ICMR गाइडलाइंस कहती हैं कि हर तरह की रिसर्च में, चाहे वो किसी कंपनी द्वारा स्पॉन्सर्ड हो या नहीं, अगर प्रतिभागी को कोई चोट पहुंचती है तो उसके इलाज और मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए। ये एक बहुत अहम कदम है। और बायोबैंक वगैरह के लिए भी नियम है? जी, बायोबैंकिंग यानी जैविक सैंपल जमा करना और डेटा सेट के इस्तेमाल के लिए भी साफ नियम है। सैंपल देने वाला व्यक्ति ही उसका मालिक माना जाता है, संस्था सिर्फ एक ट्रस्टी की तरह काम करती है। सहमति कैसे लेनी है, भविष्य में सैंपल का इस्तेमाल कैसे होगा, फायदों का बंटवारा कैसे होगा, इन सब पर विस्तृत दिशा निर्देश हैं। कमजोर वर्गों यानी वल्नरेबल पॉपुलेशंस की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। और जानवरों पर रिसर्च? उसके लिए अलग से CPCSA है, जो IAEC इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी के जरिए निगरानी रखती है। उसके भी अपने नियम और प्रक्रिया हैं। गाइडलाइंस तो काफी अच्छी लगती हैं, पर क्या जमीनी हकीकत भी उतनी ही अच्छी है? भारत में भी तो नैतिक गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं। हाँ, दुर्भाग्य से ये सच है। गाइडलाइंस होना एक बात है, उनका सही तरीके से पालन होना दूसरी। जैसे कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश और गुजरात में HPV वैक्सीन का ट्रायल हुआ था किशोर लड़कियों पर। हाँ, मैंने सुना था, इसके बारे में काफी विवाद हुआ था। जी, बाद में संसदीय समिति की जांच में पता चला कि सहमति लेने की प्रक्रिया में भारी खामियां थीं। कई मामलों में स्कूल के हेडमास्टर ने ही माता-पिता की जगह सहमति फॉर्म पर दस्तखत कर दिए थे। निगरानी भी ठीक से नहीं हुई। ये दिखाता है कि कमजोर आबादी के साथ काम करते वक्त कितनी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और प्लेसिबो वाले मामले भी हुए हैं। सीबो नियंत्रित ट्रायल्स पर भी सवाल उठे, जहां गंभीर रूप से बीमार मरीजों को, जिनके पास शायद इलाज के ज्यादा विकल्प नहीं थे, प्लेसिबो दिया गया, जबकि असरदार इलाज मौजूद थे। ये सीधे सीधे नुकसान ना पहुंचाने, नॉन मलेफिसेंस के सिद्धांत का उल्लंघन था। ये मामले नियामक कमियों, रेगुलेटरी लूपहोल्स और कभी-कभी एथिक्स कमेटी शॉपिंग जैसी प्रैक्टिसेस की तरफ भी इशारा करते हैं। एथिक्स कमेटी शॉपिंग, ये क्या है? मतलब, अगर एक एथिक्स कमेटी रिसर्च को मंजूरी देने से मना कर दे या कड़े सवाल पूछे, तो रिसर्चर या कंपनी किसी दूसरी, शायद कम सख्त कमेटी के पास चले जाए मंजूरी लेने के लिए। ये गलत चलन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अच्छी गाइडलाइंस बना देना ही काफी नहीं है, उन्हें ईमानदारी से लागू करना और उनकी निगरानी करना असली चुनौती है, खासकर भारत जैसे देश में जहां भेद्यता ज्यादा है। बिल्कुल, और यहीं पर आप जैसे स्टूडेंट्स जो कल इस फील्ड में आएंगे, आपकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ नियमों को जानना और मानना ही नहीं, बल्कि अपने संस्थानों में एक मजबूत, नैतिक और स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था बनाने और उसे बनाए रखने की वकालत करना भी है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे अतीत की त्रासदियों और गलतियों से सबक लेकर नैतिक नियम बने, न्यूरनबर्ग कोड, हेलसिंकी घोषणा, बेलमोंट रिपोर्ट। जी, और कैसे इन सब ने मिलकर 3 बुनियादी सिद्धांत स्थापित किए: व्यक्तियों का सम्मान, भलाई और न्याय। और फिर हमने देखा कि कैसे एथिक्स कमेटियां या IRBECs इन सिद्धांतों को जमीन पर उतारने की कोशिश करती हैं, हालांकि चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। बिल्कुल, लेकिन अंत में बात सिर्फ नियमों या कमेटियों की नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है, एक नैतिक सोच है जो हर रिसर्चर में होनी चाहिए। रिसर्चर को एक तरह से 2 निष्ठाएं निभानी पड़ती हैं, विज्ञान की सच्चाई को आगे बढ़ाना और साथ ही रिसर्च में शामिल होने वाले इंसान के हितों की रक्षा करना। एकदम। और जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, जीनोमिक्स आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, नई नैतिक दुविधाएं भी सामने आएंगी, जिनके लिए हमें शायद मौजूदा नियमों से भी आगे जाकर सोचना होगा। हमारी नैतिक समझ को भी विकसित होते रहना होगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच क्या है?
आखिर में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तो रिसर्चर की अपनी ज़मीर, उसकी अपनी नैतिक ईमानदारी, इंटेग्रिटी ही है। नियम मदद कर सकते हैं, कमेटियां निगरानी कर सकती हैं, लेकिन सही और गलत का फैसला अंततः रिसर्चर को ही करना होता है। तो हमारे श्रोताओं के लिए, खासकर क्लिनिकल रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए, संदेश यही है कि नैतिक सत्यनिष्ठा आपके प्रोफेशनल पहचान का एक अभिन्न अंग है। ये कोई अलग से करने वाला काम नहीं, बल्कि आपके काम की बुनियाद है। बिल्कुल। और हम आपको आज इस विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे, जैसे जैसे विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी नैतिक समझ सिर्फ नियमों के पालन तक सीमित ना रह जाए, बल्कि वो सच में मानवीय गरिमा और वैज्ञानिक प्रगति के बीच एक सही, एक गहरा संतुलन बनाए रखे। इस गहन चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।